एक्चुअली इनके जो डायरेक्टर हैं कृष्ण हुडा, उनको मैं जानता हूँ। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म्स मैंने देखी हैं और बहुत पसंद किया है। मुझे लगता है कि भगवान ने चाहा तो ये बहुत अच्छे फिल्म मेकर बनेंगे कृष्ण। और ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने देखी नहीं अभी तक, मगर क्योंकि ओशो की ज़िंदगी और उनकी विचारों पर है तो फिल्म में बहुत अच्छी बातें ज़रूर होंगी। आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं कि ये बाकी करके कोई हमने सुना कि पूना के कोई एक रियल बाबा है उनके ऊपर आके उनकी बायोपिक के ऊपर ये फिल्म है, तो जी हाँ, आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं? देखिए बाबा जो लोग कहते हैं ना, वो गलत लोग भी हो सकते हैं, सही लोग भी हो सकते हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोग जिनको आप ज़्यादा इज्जत करते हो अक्सर धोखेबाज निकलते हैं, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर आदमी ऐसा हो। बहुत सारे महान लोग रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है ज़िंदगी में। और ओशो के बारे में जो भी मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा है और सुना है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रही हैं मेरे लिए। सर रेबेलियस फ्लावर जो कि नाम में ही है कि कोई फ्लावर भी है और रेबेलियस भी है। ये तो इस तरीके के शब्दों में आई थिंक आपकी भी फिल्में कुछ डिफरेंट तरीके की होती है, जितनी भी हमने देखी है। रॉकस्टार भी हमने देखी जी। जो इश्क के लिए जी हाँ। इन शब्दों में कितना इत्तेफाक रखते हैं रेबेलियस से? नो, मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है, रिबेलियस फ्लावर। अलग अलग अगर ये दो शब्द हो जाएं तो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते, बट दोनों साथ में अगर आ जाएं, रिबेलियस फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे कि एक फूल यूजुअली टेंडर माना जाता है और बोरिंग टाइप का ना, प्रिटी, बट फॉर इट टू बी रिबेलियस इट मीन्स दैट इट्स ग्रोइंग इन अ वाइल्ड मैनर, सो इट्स अ गुड टाइटल। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आप भी अपनाते हैं, जैसे इसमें ओशो के शुरुआती जीवन के बारे में बात की जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि इस फिल्म में क्या कवर किया गया, बट शुरुआती ज़िंदगी में या उनके जो बहुत सारे विचार थे उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे कि जो मज़हब के बारे में कहते थे या मौत के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो उनके ख्यालात थे, वो बहुत उच्च विचार था उनका, बहुत अच्छे और प्रोफाउंड विचार थे उनके। तो और दूसरी बात ये कि नेचुरल रहना, मुझे लगता है कि जैसे कि अब मेरी फिल्मों में भी कभी कभी इस तरह की बातें आ जाती हैं कि इको फ्रेंडली वाला जो रेफरेंस है कि हम जीव जंतु को, पक्षी पौधे को कहते हैं कि इको फ्रेंडली तरीके से ग्रो किया जाए, बिकॉज ये नेचर है और ख़ुद इंसान भी तो नेचर का ही पार्ट है। तो ये कैसे, क्यों अपने आप को आर्टिफिशियल सिचुएशन में डालता जा रहा है? जैसे मेरी फिल्मों ने भी उन चीज़ों को टच किया है। तो एक्चुअली मुझे खुशी है और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग रिबेलियस फ्लावर फिल्म से प्रभावित होंगे, उन कुछ नया सीखेंगे ओशो की फिलॉसफी के माध्यम से। जी। 2016 की भी शुरुआत हो चुकी है, तो हम आगे आपके आने वाले इस तरह के कोई प्रोजेक्ट देखेंगे? आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं? अभी तो हमारा काम बड़ा सिंपल होता है, फिल्म ख़त्म हुई फिर आप दूसरी कहानी लिखते हो और फिर उसको बनाने की कोशिश करते हो। वो रिबेलियस फ्लावर बनेगा या क्या बनेगा पता नहीं, अभी तो लिख रहा हूँ मैं। आज हमारे पास एक खबर आई, यू एंड आनंद एल राय करके तो शाहरुख खान के ऊपर कुछ मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ बातें हो रही है, कितनी सच्चाई है अब आप सामने? मैं और आनंद एल राय साथ में या अलग अलग? दो, मतलब हम फिल्में नहीं, बातें होती रहती हैं, बट अभी कुछ भी मेरी तरफ से आनंद का पता नहीं, मेरा कुछ अभी फाइनल नहीं है। मतलब वो सिर्फ साइन सील्ड हो जाता है, उसके बाद ही लोगों मतलब कहना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। Who hasn't not full? Yeah. I haven't heard anything about it. Ma'am, you like My son said. I'm just going Well, I've got it all by to myself. ये भी तो देखना चाहिए यार। आज शूट चल रही नाम सी अर्चना मैम यहाँ पे साहब, अर्चना मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे यार। क्या होगा इस फिल्म में? कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। जी, ओशो रजनीश, जो कि ऑफ कोर्स जैसे कि मैम आपको भी शायद अगर ओशो के बारे में उतना ना पता हो, अपने दौर के कहा जाते हैं सबसे ज़्यादा
सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल गुरुज में से एक थे, बिकॉज उनकी एक किताब संभोग से समाधि तक बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी, बट ही इज मच मोर देन दैट। और ये फिल्म उस कंट्रोवर्शियल ओशो के बारे में नहीं है जिनको सफ़ेद दाढ़ी में आपने देखा है। ये फिल्म उस राजा की कहानी है जो रजनीश बचपन में थे, और केवल इस फिल्म के जरिए यही देखने की कोशिश की जा रही है कि हर बच्चे में जब वो पैदा होता है उसमें ओशो बनने की या बुद्ध बनने की प्रतिभा रहती है, लेकिन क्या माँ बाप, क्या समाज उस प्रतिभा को छीन के उनको अपने जैसा बना देते हैं कंडीशनिंग में। दैट इज ऑल दैट द फिल्म इज अबाउट हाउ एवरी चाइल्ड कैन बिकम अ बुद्धा। मैडम आप कितने एक्साइटेड हैं? हमने इनसे बात की है तो काफी एक्साइटेड है कि धोती कुर्ते में भी आता है। धोती बरकरार है ना, खुल ना जाए, बस यही जितना इन्होंने कहा उससे तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, बिकॉज मैंने जितना सुना था, पढ़ा था, वो इतना डिटेल में नहीं था। बट एक तो मंत्रा है इस फिल्म में, और इनका एंथुजियाज्म, डेडिकेशन, क्राफ्ट मैं देख चुकी हूँ जब मैं जज थी, बतौर जज कॉमेडी सर्कस में। तो ये जो भी करते हैं इतने मन से करते हैं, और यकीन से कह सकती हूँ कि अगर इन्होंने ये फिल्म की है तो उसमें कुछ खास ज़रूर होगा। इनका हर वो एक्ट जो मैंने देखा है और जिसको मैंने अगर अप्रिशिएट भी नहीं किया, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा अप्रिशिएट किया है। सो ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, एंड इस किस्म की फिल्में जो आजकल बन रही हैं, अगर आप इन्हें एक्सपेरिमेंटल कहें या इन्हें नीश कहें, आर्ट फिल्म कहें, जो भी कहें, लेकिन दीज आर फिल्म्स दैट नीड टू बी सीन टुडे, नीड टू बी मेड टुडे, and young actors, dedicated and very very professional actors like Mantra need to do films, और हमारे पर्दे पर उन्हें और भी ज़्यादा नज़र आना चाहिए, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि कुछ हटके हो, वो स्टार सिस्टम से अलग हो। तो ऐसी फिल्में हों और ऐसे कलाकार हों तो हमारा जो ये पैरेलल सिनेमा है, ये जो एफर्ट है ऑफ द इंडस्ट्री टू हैव इंडिपेंडेंट फिल्म्स, वो आगे बढ़े। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से हाँ बोल। ओशो की तैयारी आपने करना चालू मेरा जिस किस्म की फिल्म बनी है उस प्रकार के वेशभूषा, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। और हालांकि मैं तो 3 अलग अलग बाबाओं के किरदार में यहाँ पे दिखने वाला हूँ। पग्गल बाबा, मग्गा बाबा, ये सब रियल कैरेक्टर्स थे। मग्गा बाबा के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप, और मेरे मेकअप का तो मैं शौकीन हूँ, आपको तो मालूम ही है। मैम कान तरस के एक बार माइंड ब्लोइंग बोल दीजिए मैम। हो गया काम, पिक्चर हिट है, मेरे लिए फिल्म हिट है। अर्चना जी, हमने लेकिन देखा है कि ऐसे कई सारे बाबा हैं जो कि लोगों को गुमराह भी करते हैं। हमने कुछ बाबा को जेल में भी देखा है। वही उनकी सही जगह है। बिल्कुल सही। आपको मालूम है ओशो अमेरिका की जेल में बंद थे। ओशो को रोनाल्ड रीगन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त अमेरिका के जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि रोनाल्ड रीगन के राज में ये देखा गया था कि ओशो की पॉपुलैरिटी उस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट तक के उनकी पॉपुलैरिटी से घबरा गया था। ओरेगोन में उनका जो एक रजनीशपुरम था, इट वॉज अ मॉडल सिटी। उन्होंने सब कुछ अपने शहर में करना शुरू कर दिया था। वो खुद ही वाटर इरिगेशन करते थे, बिजली बनाते थे, सब कुछ सेल्फ सस्टेन था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट फेल्ट थ्रेटन। ओशो 13 दिनों तक लगातार एरोप्लेन में सफर कर रहे थे, क्योंकि किसी भी देश ने उनको अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कह दिया था जो ओशो को पनाह देगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। इतना खतरनाक आदमी था वो। आपने जितने बाबाओं का नाम लिया है, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन दुनिया का सबसे डेंजरस सन्यासी अगर कोई हुआ है तो वो है ओशो। और वो यहाँ पर आपको सेटल करने नहीं आया था, वो आपको बर्बाद करने आया था। उसने कहा था सारी चीज बर्बाद कर दो और एक नए मनुष्य को जीवन दो। That is what his ब्रिलियंट आल्सो, मुझे लगता है उनकी जो अपने समय से बहुत आगे थे मैम। इट वाज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। अगर उन्होंने सेक्स टू सबकॉन्शियसनेस के बारे में बात करी, सेक्स टू सुपर, बिल्कुल बात करी। कहते हैं ना कि उन्होंने दमन की नहीं अमन की बात करी है, उन्होंने दबाव की नहीं प्रभाव की बात की है। दैट्स ऑल आई कैन से। ही वाज लाइक यू सेड अहेड ऑफ हिज टाइम। और ऐसे मनुष्य यदि आप उनका सही मार्ग अपनाएं तो आप भी सही मार्ग पर चल सकते हैं। उनका कहे हुए को अगर आप गलत तरीके से उसकी सीख लें कि ही वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट सेक्स, ही वॉज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द डीपर मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी। वो सारी चीज़ें जिसे हम दबाना चाहते हैं, वो कहते हैं उस दबाने की वजह से ही हमारे जो हमारा कैरेक्टर है, हमारा जो प्रिमिटिव नेचर है, उसको दबाकर अपने अस्तित्व को दबा रहे हैं। सो देयर वाज सो मच ब्रिलियंस इन द मैन। एब्सोल्युटली। आप लाइव ऐसा माने कि ये ओशो की बायोपिक कह सकते हैं? बिल्कुल, ये ओशो की बाल जीवन के, उनके बाल अवस्था की बायोपिक है। इस फिल्म का एंड ही होता है एट द एज ऑफ 21 व्हेन ही बिकेम ओशो। तो अब इसके पार्ट 2 के बारे में बात की जा रही है, जब उस ओशो को हम पेश करेंगे जिसको दुनिया जानती है, लेकिन इस वक्त उनके बाल अवतार को हमने यहाँ पर पेश करने की कोशिश की। 2016 में एक नया नॉलेज सीखने को मिला, नई जानकारी। तो अपने अंदाज में कुछ, जिस अंदाज में आप टीवी पे दिखाई देती हैं, उस अंदाज में कुछ कहना चाहिए? मैं कहूँगी कि उस ओशो को तो मैं कहना चाहूँगी कि उन ओशो को तो मैंने देखा नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन ये
इन हाउस ओशो। साकार मैंने ओशो के दर्शन कर लिए और बाबा जी की जय हो, बाबा ओशो की जय हो। होप यू लाइक द फिल्म रेबेलियस फ्लावर। हाँ प्लीज देखिए, मैं तो देखने आई हूँ और यकीन मैं हंसूंगी नहीं, लेकिन There are a few moments, ma'am. There are a few moments. So those moments I will laugh at, but I've come here to encourage this team and encourage one of my favorite co-artists. That's one thing. Thank you, ma'am. Thank you, guys. Thank you. सर यहाँ पे, सर एक मिनट बेटा, सेंटर मैम ये बताइए, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप इसमें लीड एक्टर हैं, उसके बारे में। मेरे लिए ओशो का लीड रोल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, बड़ी बात थी। अगर मैं कोई नॉर्मल मूवी करता लीड में तो मुझे इतना वो नहीं लगता, लेकिन ओशो के ऊपर मूवी बन रही थी और ये आइकॉनिक कैरेक्टर मुझे करने को मिला। मैं आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी जगदीश भारती जी ने, जिस पे काम करने में बहुत मज़ा आया। अभी लोग देखेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके इसको शूट किया है। वो इसकी यूएसपी है मूवी की। और यूएसपी ये है कि मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं। ओशो के बारे में अगर आप कुछ बता सके हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि अभी मंत्रा से हमने ढेरों सारा नॉलेज लिया, आप अगर कुछ बताएं उनके बारे में। ओशो कि वो कैसे थे, दिखने में क्या थे, किस अंदाज में थे? ओशो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए ओशो थे। जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता था स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, तो मैं केवल ओशो को पढ़ता हूँ, उन्हीं से रिलेट कर पाता हूँ। और मेरे ख्याल से जो हम लोगों के स्क्रिप्चर्स हैं इतने सारे, और उनको आज की जनरेशन नहीं समझ सकती, लेकिन ओशो के थ्रू अगर समझती है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिबेल लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ओशो पसंद है। सभी को पसंद है, सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो रिबेल हैं और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ही ज़्यादा ओशो पसंद है। और मंत्रा आपके बात में खड़े हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस मंत्रा जी के साथ? मैं क्या कुछ सीखने को मिला? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रेबेलियस फ्लावर की फिल्म की शूटिंग जब जबलपुर में हो रही थी और मुझे बताया गया था मुझे एक मग्गा का किरदार निभाने के लिए आना है और मुझे ओशो के साथ सीन करना है, जो ओल्डर ओशो है, जो शशांक का रोल कर रहे हैं। मैंने इनकी तस्वीरें देख रखी थी केवल। मैं पहुंचा हूं और दोपहर की कड़क गर्मी है, मैं तैयार हो रहा हूं और सडनली दूर से शशांक मेरी तरफ आ रहे हैं। शशांक आ रहे थे मंत्रा से मिलने, शशांक बनकर मैं दूर से देख रहा था ओशो को मेरे पास आते हुए। और मैं आपसे ये बिल्कुल बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, जब ये आके सबसे पहले मुझे मिले, इनकी आंखें देख के मैं 2 सेकंड के लिए मैं यूं घबरा गया कि कहीं ये सत्य में, कहीं असली में ओशो का एक तरीके से रीइंकारनेशन क्यों ना हो, क्योंकि बिकॉज ही केम एज क्लोजेस्ट टू अ यंग ओशो एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग दैट कुड हैव हैपेंड। आप कुछ कहना चाहेंगे मंत्रा जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपकी आंखों की तारीफ की इन्होंने। वो अच्छा लगा मुझे, उनने तारीफ करी। और सर के साथ काम करना, सर बहुत हेल्पफुल थे। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, सर ने बहुत हेल्प की मुझे ये रोल निभाने में, और करना, सर के साथ सीन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छा लगा मुझे करना। हिंदुस्तान में इसको क्लास ऑडियंसेस देखेंगी और इसको अप्रिशिएट करेगी, और अक्रॉस द वर्ल्ड इसको पसंद किया जाएगा क्लास ऑडियंसेस के बीच, ओशो फॉलोअर्स के बीच, और जो भी मूवी को पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत आर्ट वैल्यू है पिक्चर में और बहुत ही अच्छी लगी। जो भी देखेगा, मेरे ख्याल से मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, उसे बहुत पसंद आने वाली है पिक्चर। आप, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे बाबा का नाम काफी बदनाम है, आप किस तरह से उम्मीद रखते हैं हिंदुस्तान की ऑडियंस से? बदनामों में जो सबसे बदनाम हुआ उसी का नाम हुआ और वो ओशो रजनीश कहलाए।
सत्य वचन अगर किसी को आप कहें कि जिनके कारण लोगों के बीच में उथल पुथल मच जाया करती थी, वो ओशो रजनीश का नाम था। आपने सवाल पूछा कि ये फिल्म विदेशों में तो बहुत पसंद की गई। ये बड़ी अजीब सी बात है और काफ़ी आयरॉनिकल है कि जब ओशो थे तब उनको भी विदेश में ही सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था, और ओशो ने जब हिंदुस्तान से विदेश की तरफ कदम बढ़ाया तो विदेश ने उनको गले लगाया। और ओशो तब भी कहते थे कि हिंदुस्तान में लोग पहले रोटी कपड़े के लिए परेशान हैं, उनको मैं अध्यात्म क्या सिखाऊं। वेस्ट में कम से कम उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी हैं, कम से कम वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अंत में जब वो पलटकर वापस हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यही कहा कि ये उनकी जन्मस्थली थी और एक खास कारण है कि हिंदुस्तान अध्यात्म को इतने प्यार से गले लगाता है। मेरे ख्याल से ओशो के या उनकी बातों के रिटर्न का टाइम आ गया है। इस वक्त आपके सामने सीनियर ओशो खड़े हैं, मैं आपको जादू दिखाता हूँ, सीनियर ओशो टू जूनियर ओशो। ओके, कम हेलो। तो ओशो, जूनियर ओशो, सीनियर ओशो, ये ओशो के उन बालावस्था की का किरदार निभाया। इनका नाम प्रिंस है। तो आप अपना नाम बताइए। मैं प्रिंस शाह हूँ। और क्या कर रहे हैं आप फिल्म में? मैं ओशो के बचपन का रोल कर रहा हूँ एक्चुअली। तो क्या करने वाले हैं आप फिल्म में? लोगों को जादू से गायब करते हैं, क्या क्या करते हैं? फिल्म में मैं अपने मतलब रजनीश ओशो जी जो बचपन में जो चीज़ें करते थे उनके बारे में, जो मेन चीज़ें की थी उन्होंने, उनके बारे में बताया है फिल्म में, तो मैंने उनके बारे में बस किया है। मंत्रा जी ने आपको क्या कैसे सिखाया इस फिल्म से? उन्होंने मुझे मतलब एक्टिंग में बहुत हेल्प की कि और फिर जब भी हम मिले पहली बार उन्होंने मतलब 3 बाबा का रोल किया है, 3 अलग अलग चीज़ों का, तो उससे मुझे बहुत सीखने को मिला है। आज फिल्म रिलीज होने वाली है, तो कुछ कहना अपने व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा फिल्म, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ जिस प्रकार ओशो ने अपने ही शब्दों में कहा कि उनकी जो नानी थी, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार था ओशो के ओशो बनने का, ओशो ने अपने लाइफ का सारा क्रेडिट नानी को दिया और उन्हीं के शब्दों में उनकी नानी दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। ये एक पोता शायद अपनी नानी के लिए कह रहा था, लेकिन आज वो साक्षात हमें देखने को मिल रहा है। कीर्ति जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। कीर्ति जी ने फिल्म रेबेलियस फ्लावर में ओशो की नानी का किरदार निभाया है और बहुत ही संजीदा किरदार है। इसके बारे में कीर्ति जी। पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत नानी। उसके बाद आप अपने किरदार के बारे में। ये किरदार, जब मुझे ये किरदार मिला उसके बाद मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो उनके जो कोट्स थे ओशोस के अपने नानी के बारे में, उसको पकड़ के हमने किरदार को, क्योंकि हमें कोई फ़ोटोज़ नहीं मिल रही थी उनकी उस वक्त की, उनके यंग एज की, क्योंकि यंग नानी, यंग विडो नानी एंड देन लिटिल ओल्डर नानी, ऐसे 3 वेरिएशंस दिखाने थे। जैसे कि उनकी बिंदी वॉज लाइक अ सन, दे यूज्ड टू से, सो बड़ी बिंदी ली गई, दैट्स व्हाट आई डिड, द होल गेटअप। And then he used to, she was the epitome of love and beauty. These are all his words which he has said for his nanny. I hope मैं 1% at least character के पास, then I put on little weight also for the role. कि थोड़ा, and when we are talking about nearly 60 years back, so in those days the nannies used to be quite young. Where you are in your 30s and you are already nanny. Not like nowadays, तो that was all there। आखिरी सवाल कि मंत्रा जी से हमने बात की थी इस फिल्म को विदेशों में काफ़ी अवार्ड मिले, अप्रिशिएट मिले, हिंदुस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिस देश में ऐसे बाबाओं का, ऐसे लोगों का नाम बहुत ही खराब? एक यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आप सबको पता ही होगा ये शेर। सो इट इज़ लाइक दैट इन आवर कंट्री, आयरॉनिकली, कि लोग समझते हैं कि नाम, बदनामी से भी नाम हो गया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, दैट काइंड ऑफ। मगर अब इनको, यानी जैसे मुझे ये रोल मिला और उसके बाद जब हमने ये इसको, तो जब ये इनको पढ़ते गए तो समझ में आया कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत गलत समझा गया है। एक ही शब्द को पकड़ के उनको कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, थोड़ा कुछ कहने से पहले किरदार या उस कैरेक्टर के बारे में जानो पहले और फिर बोलो। जो अपने यहाँ बहुत वी जनरली जस्ट यहाँ से आपने बताया, यहाँ से उसने बताया और मैंने बोल दिया, ऐसे हो जाता है। ऐसे मत करो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सन एंड देन स्पीक अबाउट इट। थैंक यू सो मच।
दुनिया में क्या होता है, जो लकीर से हटके फकीरी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है ज़िंदगी को। यदि आप रोज़ दाल रोटी खाएं तो ज़्यादा दिन आप प्रभु के गुण गा नहीं पाएंगे, बाद में बोर हो जाएंगे, एक किसी दिन आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो इनकी जो पद्धति थी, इनकी जो सोच थी, इनकी जो शैली थी, वो हमें जीवन के उन जो चीज़ें हम पर्दे में करते हैं उनको ये बताते थे कि कभी कभी जो आप डर के करते हैं वो खुद उठ के कर सकते हैं जीवन के वो लम्हे। बस ऐसी पद्धति से जीने वालों को सचमुच में एक साधु, एक पक्कड़, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर और एक दर्शन के जो ज्ञाता होते हैं, प्रज्ञा जिनकी जागी होती है, कैवल्य जिनको प्राप्त हो चुका होता है, ये कहा जाता है। तो इन ऐसे लोगों पर और ऐसे लोगों की जीवनी पर फिल्म, पहले तो उसी को मैं हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ, और जिसने इसमें पैसे लगाए उनको भी मैं, उनको तो और ज़्यादा दाद, खाज, खुजली सब कुछ देता हूँ। और बाकी सब है ही अच्छी बात है, अच्छे काम करने के लिए सचमुच हिम्मत के साथ कुछ और भी शायद एक्स्ट्रा मेरे दाता ने एनर्जी दी होगी लोगों को, तभी अच्छे काम हो सकते हैं, वरना तो क्लीशे काम तो हो ही रहे हैं सब। आपके दोस्त मंत्रा इस ओशो का किरदार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मंत्र बहुत प्यारा इंसान है, और शुरू में मंत्र होते हैं, पहले शांतता से प्रारंभ होते हैं, लेकिन धीरे 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 उनका विकराल रूप हो जाता है, और मंत्र भी ऐसा ही है। और मैं उसको रेडियो के वक़्त से, टीवी के वक़्त से, जब वो बीजे थे तब से जानता हूँ, और धीरे धीरे किस तरह से एक छोटे से अणु से और बहुत बड़ा वट वृक्ष निर्मित हुआ, ये मंत्र की परंतु भगत जैसा भी हो रहेगा हमेशा कैलाश के चरणों में प्रणाम। तो मंत्र के बारे में तो हम जितना, मतलब मंत्र को तो जापा जा सकता है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलें, जितना जपें उतना ही अच्छा है, जितना कंठस्थ हो जाए उतना ही अच्छा है। जैसा नाम वैसा काम है। बस आप तो हमसे भी ज़्यादा ज्ञाता हैं, तो हमसे काहे पूछ रहे हैं।